हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हमने इस पे एक वीडियो पहले देख चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा सा पार्ट इसका डिस्कस किया था कि कैसे यूरोप और अमेरिका के लोग, इस चित्र में हमने देखा था कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए एक लंबी कतार में जा रहे हैं। उनके इसके आगे हमने देखा नहीं है कि और कुछ क्या शो किया गया है पिक्चर में। ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है तो दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब इसके आगे हम देखने जा रहे हैं। प्रतिभा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यहाँ पर इसीलिए बोला गया था कि 4 चित्र हैं। एक तो प्रतिमा हो गई, दूसरे ये लोग हमने पढ़ लिए, 2 चित्र हो गए, और तीसरा ये जो निरंकुश शासक थे जो समय अपनी मनमर्जियाँ करते थे वो सभी गिर चुके हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं है, उनका कोई राज नहीं है। तो ऐसे उसने कल्पना की है कि वो उनका भी समाज में कोई भी योगदान नहीं है। सारियों ने यूटोपिया। अब यूटोपिया भी नया शब्द है तो इसको भी समझेंगे। यूटोपिया क्या है, कल्पना क्या है? कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। वैसा संसार रियलिटी में होना अच्छे पॉसिबल नहीं है, जैसा कि एक लेखक जहाँ जो भी चित्र निर्माण कर रहा है वैसा सोच लेता है या समझ लेता है कि संसार में ये कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो सारी चीज़ें किसी भी संसार में पॉसिबल नहीं होती। तो इस जस्ट एक कल्पना ही है जब, तो वो यूटोपिया है। सारियों का ये जो कल्पना का दृश्य है, ये जो सारियों का यूटोपिया है, इसमें दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। ये जो दुनिया के राष्ट्र हमें एक लंबी कतार में दिख रहे हैं, ये अलग अलग राष्ट्रों के लोग हैं। तो इनको हमें कैसे पहचान आएगा कि ये अलग अलग हैं? इनके कपड़ों को देखकर। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये जो स्वतंत्रता की देवी है, इस मूर्ति से आगे ये जो लोग हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इनका अपना एक राज्य है और ये सबसे आगे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन हो गया? प्रतिमा से भी आगे है जो, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ये फ्रांस है, ठीक है। प्रतिमा के पास फ्रांस आप देख सकते हो, अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस के पीछे कौन है? इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के लोगों का जो झंडा है वो कैसा है? काला, लाल और सुनहरा झंडा वे थामे हुए हैं। यह दिलचस्प बात है कि जब सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बनी थी। जब सारियों ने ये बनाई थी तब जर्मन के लोग ऐसा रियलिटी में नहीं थे। तो फिर उनके पास ये जो झंडा है वो कहाँ से आया? ये जो झंडा वो थामे हुए हैं, ये 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है कि एक्चुअली वो कल्पना ही कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि जर्मन भी अपना एक अलग राष्ट्र होगा, उसका एक अलग झंडा होगा, जिसमें अनेक जर्मनभाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ये अलग अलग लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। सबसे आगे हमने टर्न बाय टर्न इनको देख लेना है कि कौन था। स्विट्जरलैंड और यूएसए के लोग थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग थे। वो तब तक एक अलग सा राष्ट्र था। उसके पीछे फ्रांस था, उसके पीछे जर्मन था, और जर्मन के पीछे बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य को पर अपनी नज़रें जमाए बैठे हैं, नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है।
तो एक बार फिर से हम चित्र को देखेंगे। ऊपर में आपको दिखाया गया है कि कैसे ऊपर से ये अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो सभी इन ऐसे समाज की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि ऐसा समाज बन चुका है जिसमें सभी एक साथ हो चुके हैं और निरंकुश जो शासक हैं वो गिर चुके हैं। उनकी समाज में कोई किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में किया है। तो ये जो ईसा मसीह, संत और फरिश्ते देख रहे हैं इस चित्र में, अपनी नजरें जमाए हुए हैं, तो सारियो जो चित्रकार है जिसने ये सारा रचा है चित्र, उसने इनको क्यों लिया है, इन सभी लोगों को, धार्मिक लोगों को क्यों लिया है, ताकि सब में भाईचारा दिखे कि सभी लोग हैं जो अंदर से एक ही हैं। चाहे बाहर से उन्होंने अपने आप को बांट लिया था, लेकिन अंदर से सभी एक हैं। इस अध्याय में ऐसे कुछ विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सारियो ने चित्रवन में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। 19वीं सदी में एक नया विचार आया है जो कि राष्ट्रवाद का है। वही हम पढ़ रहे हैं, इसमें राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा विचार था जिसने यूरोप के लोग तब तक अलग अलग समूहों में बटे हुए थे, उनमें कोई राष्ट्र की पहली फीलिंग नहीं थी। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है ये 19वीं सदी में आई थी यूरोप के लोगों में। तो ये एक ऐसी फीलिंग थी, ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों के अंत यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशज साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अब यूरोप में हम क्या देख सकते हैं कि पहले यूरोप में अलग अलग वंश के साम्राज्य थे और उन पे अलग अलग शासन राजा कर रहे थे। वो अभी नष्ट हो चुके हैं और अब क्या है, एक राष्ट्र राज्य बन चुका है। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रित शक्ति थी, प्रभुसत्ता केंद्रित शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल में नहीं थी, पहले नहीं थी। यह संघर्ष और नेताओं का आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग से एक पैरा दिया गया है हमें, इसमें भी देख लेते हैं क्या है। तो इसमें पहले हमने इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा है, इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आया है कि यूरोप के लोग पहले अलग अलग वंश के साम्राज्यों में बटे हुए थे, लेकिन 19वीं सदी में जब राष्ट्रवाद की भावना आई तो उससे सभी अपने आप को एक राष्ट्र का अंग समझने लगे। पहले कैसा था, पहले एक ही केंद्रीय शक्ति होती थी, उसमें हमने पढ़ा है निरंकुशवाद में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था, जो भी कानून थे उनके अपने ही थे, वो जैसा चलाना चाहते थे राज्य को वैसा चला रहे थे। साझेपन की कोई भावना नहीं थी, कोई विरासत नहीं थी। लेकिन साझेपन की भावना ये बहुत संघर्षों के बाद लोगों में आई थी। कब आई थी? 19वीं सदी में आई थी। तो 19वीं सदी में जब बहुत सी सरगर्मियाँ हुई, नेताओं ने बहुत से संघर्ष किए, तो उसके फलस्वरूप ही 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद आया था। तो इसमें हम ये एक अलग से हमें पैरा दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, रेनन राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्टर्न रेनन ने 1882 में सेब्रोन के विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी है सेब्रोन में, तो उन्होंने एक विख्यान के राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। बाद में यह विख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट से क्यू उन्हें नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा परिभाषित प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है।
अभी तक हमने यही समझा है कि अन्य लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र कैसा बनता है जिसमें एक समान भाषा होगी, एक जैसी नस्ल होगी, सबका एक जैसा धर्म होगा। लेकिन रेनर ने इस विचार का खंडन किया है। वो इससे अलग शब्दों में राष्ट्रवाद समझ रहे हैं। तो वो क्या समझ रहे हैं उसको देखते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा का होना, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने को यह जरूरी शर्तें हैं। तो जनसमूह वही होगा जिसमें सभी की एक ही इच्छा है और एक ही संकल्प है और सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाई रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो वो एक ऐसा राष्ट्र समझ रहे हैं जिसमें सबकी एक इच्छा होगी, सबका एक संकल्प होगा, लेकिन अगर एक शक्ति बीच में आ जाती है तो वहाँ पे स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक नया शब्द आया है, जनमत संग्रह। उनका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह। जनमत संग्रह से हम क्या समझते हैं? एक प्रत्यक्ष मतदान, एक डायरेक्ट मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर भी उसने यही बताया है कि एक राष्ट्र कैसा होगा जहाँ में जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह में लोगों से पूछा जाएगा कि आप कोई विचार इसको अपनाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रांत के निवासी ही हैं जो जिनसे सलाह लेने का अधिकार होना चाहिए। वही इसमें राष्ट्र में अपनी सलाह दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये अर्नस्ट रेनन का विचार था। उन्होंने अपनी एक विश्वविद्यालय में ऐसा उन्होंने कुछ बोला था जो बाद में एक निबंध के रूप में छपा है। तो ये निबंध भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेस्ट से क्यों नेशन, राष्ट्र क्या है। तो इसमें एक बार इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।